अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमने देखना है कि किरायादारी का जो कानून है ना, वो क्या होता है और किरायादारी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। मालिक मकान के लिए क्या क्या प्रिविलेजेस हैं और किरायादार के लिए जो उसको क्या 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 जो है ना कानून के मुताबिक उसको सहूलियात हैं और वो क्या कर सकता है। तो आज बिला तात्तुल जो है ना, वो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टॉपिक पे ही शुरू करूँ। हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है मुल्क के, लेकिन उनके ऊपर तबसरा अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो जो सियासी पार्टियों ने गंद मचाया हुआ है उस पर बात करने को दिल नहीं चाहता। लोगों की जानें जा रही हैं, लोग मर रहे हैं। बेचारा वो ज़िले शाह जो लाहौर में शहीद हो गया, वो पता ही नहीं किसने कर दी है, कोई समझ नहीं आ रही किसी को, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है, लेकिन उस बच्चे की उस शख्स की जान चली गई है और इन लोगों को मजाक सूझे हुए हैं। ये हंस हंस के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। एहतजाज करना तो हर एक का बुनियादी हक होता है और कानून और आइन उसको ये राइट देता है, और इस तरीके से एहतजाज को कुचला भी नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि अब हर चीज़ को सियासी रंग दे दिया जाता है, तो फिर उसमें जो है ना वो प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके वालिद को फिर अगवा किया गया, उसका वालिद भी गायब रहा कितना अरसा। लेकिन अब जो हकायक हैं वो तो अल्लाह ताला जानता है, बेहतर जानता है, या वो जो जिसकी डेथ हो गई है वो जानता था कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। चलें हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और हम लोगों को ये हौसला और तौफीक दे कि हम ये जुल्म व सितम बर्दाश्त करते रहें और आवाज़ ना उठाएं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि किरायादारी का कानून क्या है। किरायादारी का कानून जो है ना, ये 2007 में पास किया गया था। इसको पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 2007 बोलते हैं। यानी कि ये पंजाब की गवर्नमेंट और पंजाब ने पंजाब के लिए, सिंध की गवर्नमेंट ने सिंध के लिए। मैं पंजाब के हवाले से बात करूँगा क्योंकि मेरा तल्लुक़ पंजाब से है, तो मैं किरायादारी एक्ट जो है ना वो पंजाब का उसको डिस्कस करूँगा। किरायादारी असल में दोनों पार्टियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो है ना ये बनाया गया था। इसमें जो दो तरह की टर्म्स हैं मेन, एक किरायादार और एक मालिक। अब देखना ये है कि किरायादार कौन होता है और मालिक कौन होता है और उनकी रिश्तेदारी क्या होती है। अब जो कानून है ना, जो कानून है वो मालिक, वैसे तो हम मालिक उसको बोलते हैं जो ज़मीन का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का ओनर होता है, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड सेल डीड या जिसके नाम पे इंतकाल या जिसके नाम पे पीटीडी या पीटी1 या जो भी डॉक्यूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हो, उसके नाम पे होता है। लेकिन किरायादारी एक्ट में हर वो शख्स मालिक गिना जाता है, लैंड लॉर्ड गिना जाता है, जो प्रॉपर्टी जिसके कब्ज़े में होती है और जो उस प्रॉपर्टी को किसी को किराए पे दे रहा होता है, उसको लैंड लॉर्ड बोलते हैं। ये लैंड लॉर्ड की डेफिनेशन है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसके पास रजिस्टर्ड सेल डीड हो या उसके पास जो है ना वो कोई डॉक्यूमेंट मौजूद हो, नहीं, कोई और जो ओरिजिनल मालिक है उसने कोई उसको इख्तियार दे दिया है कि वो, या कोई ऐसा कोई रिटर्न भी ना हो, ज़बानी भी अगर इख्तियार दे दिया है तो वो लैंडलॉर्ड होगा और उसको ओनर बोला जाएगा। वो एज आ मालिक उस प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहा है। और जो किरायादार है वो वही है जिसने किराए पे जगह ली हुई है, जो उसके अंदर रह रहा है या जो उस प्रेमिसेस में जो उस जगह पे बिज़नेस कर रहा है, उसको किरायादार बोला जाएगा। उसका कोई इर्द गिर्द का कोई ऐसा शख्स अगर जिसने उसको कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा नहीं लिया, वो किरायादार नहीं बोला जाएगा। किरायादार वही है जिसने कोई एग्रीमेंट उसके साथ ओनर लैंडलॉर्ड के साथ किया है, वो किरायादार बोला जाएगा। और इस रिश्ता जो है ना, ये रिश्ता, ये मालिक किरायादारी का रिश्ता इस कानून में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अब किरायादारी किस तरह की जाती है। किरायादारी आम रूटीन में जो है ना, वो हम कभी कोई 100 रुपये का स्टाम्प लेता है उस पर लिख लेते हैं, कोई 1200 का स्टाम्प लेता है उस पर लिख लेते हैं, कोई वो प्रिंटेड किरायानामे मिलते हैं कचहरियों से उस पर लिख लेते हैं। ये बिल्कुल कानून के मुताबिक नहीं है। कानून के मुताबिक ये है कि किरायानामा आपने सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाना है। ये बाकायदा कानून है कि आपने किरायानामा सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाना है। आपने किरायानामा
उस पे स्टाम्प ड्यूटी जो है ना वो 1200 नहीं लगनी, ना 100 रुपया लगनी है। स्टाम्प ड्यूटी किराए की वैल्यू के हिसाब से, जो आपका साल का किराया है उसका 0.325%, 0.325% जो है ना उसका किराए का आपने निकालना है। उसके मुताबिक आपका जो है ना वो स्टाम्प ड्यूटी लगनी है। उसके ऊपर लिखा जाना है, 2 गवाह मौजूद होने हैं, आपने सब रजिस्ट्रार के पास जाना है। जिस तरीके से रजिस्ट्री को रजिस्टर्ड करवाया जाता है, दस्तावेज़ बैरनामा को रजिस्टर्ड करवाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से किरायानामा रजिस्टर्ड होगा और फिर वो किरायानामा मुताबिक कानून एग्रीमेंट वो गिना जाएगा। लेकिन अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते, अगर आप उसको 1200 के स्टाम्प पे लिखते हैं या 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखते हैं या सादे पेपर पे लिखते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि किराएदारी नहीं है, वो भी किराएदारी है, लेकिन वो उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। अगर आपने उसके लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना है, आपने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए कोर्ट में जाना है, तो अगर तो किराएदार कोर्ट में जाएगा तो उसको साल के किराए का 5% बतौर फ़ाइन उसको जमा करवाना पड़ेगा अदालत में, ताकि उसको कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और उसकी बात अदालत में सुनी जा सके। जो रेंट कंट्रोलर की कोर्ट है, जो रेंट कंट्रोलर की अदालत है, जो इस कानून के तहत बनी है, उसमें सुनी जा सके। ये हर ज़िले में मोस्टली जो है ना या तो सीनियर सिविल जज होता है या सीनियर सिविल जज किसी और को रिपोर्ट कर देता है, अपनी जो अथॉरिटी है ना वो डेडिकेट कर देता है किसी दूसरे सिविल जज फर्स्ट क्लास को, कि जो एज अ रेंट कंट्रोलर जो है ना वो काम कर रहा होता है हर ज़िले में। तो वो आपने अगर किराएदार ने उस कानून के तहत कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना है तो उसको 5% फ़ाइन जमा करवाना पड़ेगा, साल के किराए का 5%। और अगर लैंडलॉर्ड जो है ना वो किरायानामा रजिस्टर्ड नहीं करवाता और उसके बगैर अगर वो कोई तहफ़्फ़ुज़ लेना चाहता है, अब तहफ़्फ़ुज़ आगे जाके मैं बताता हूँ कि क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ ले सकता है। तहफ़्फ़ुज़ लेना चाहता है कोई अदालत से, तो उसको 10% किराए का, साल के किराए का 10% उसको जो है ना वो अदालत में बतौर फ़ाइन, बतौर जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि अगर आप फ़ाइन जमा करवा देते हैं तो उसके बाद आप उस पोजीशन पे आ जाते हैं जिस पोजीशन पे अगर आपने उसको रजिस्टर्ड करवाया हो तो उस वक्त होते हैं, उस पोजीशन पे आप आ जाते हैं। इसलिए अगर आपने कोई केस करना है, कोई रेंट कंट्रोलर पे एप्लीकेशन, कोई पिटीशन फाइल करनी है, तो उसके लिए आपको ये फ़ाइन, अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो आपको फ़ाइन जमा करवाना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर्ड करवाया तो आपको फ़ाइन या कोई कोर्ट फीस वगैरह किसी किस्म की जमा नहीं करवानी पड़ेगी। अब इसमें हमने देखना है कि ये रेंट कंट्रोलर का जो एक्ट है इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग आ सकती है। इसमें हर किस्म की बिल्डिंग जो आपने रेंट पे दी है इसमें वो आती है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने ठेके पे कोई अपनी ज़रूरी ज़मीन दी है तो वो इसमें नहीं आएगी। इसमें अगर आपने कोई हॉस्टल बनाया हुआ है, उसके कमरे किराए पे दिए हुए हैं, वो इसमें नहीं आएगा। अगर आप कोई होटल चला रहे हैं, उसका कोई कमरा आपने रेंट पे दे दिया है तो वो नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने एक बिल्डिंग के पोर्शंस बनाए हुए हैं, 4, 5, 6, 7, 10 पोर्शंस बनाए हुए हैं, तो हर पोर्शन अलग-अलग आपने रेंट आउट किया हुआ है, तो वो इस कानून के तहत वो उसमें जो है ना फॉल करता है और इस कानून में आता है कि आप इस कानून को उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कानून के तहत मालिक और किराएदार की कुछ ज़िम्मेदारियां होती हैं और कुछ उनकी जो है ना उनके मफादात होते हैं। मालिक का मफाद ये है कि उसको टाइम पे किराया मिलना चाहिए। उसको जो डेट आपने किराएदारी में फ़िक्स की हुई है उस डेट पे आपने उसको किराया अदा करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अदरवाइज़ आप डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में आ जाएंगे, फिर इसमें आ जाएंगे। और उसके बाद मालिक आपको पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट ऑर्डिनेंस के तहत आपको कोर्ट में ले जाकर वहाँ से आपको खाली करवा सकता है और आपसे, यानी कि आपकी किराएदारी ख़त्म होने से पहले वो आपको खाली करवा सकता है अगर आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो। इसलिए मालिक की सबसे बड़ा जो है उसका जो किराएदार की ऑब्लिगेशन है ना वो ये है कि वो टाइम पे किराया मालिक को देगा। इसके अलावा घर को जो है ना या दुकान को जो कंडीशंस आपने किराएनामे में सेटल कर ली हैं कि उसके स्ट्रक्चर को आपने चेंज नहीं करना, वो नहीं कर सकेगा अनटिल कि उसको रिटन परमिशन ना मिले। किराएदारी में जो आपने एग्रीमेंट लिख दिया है, जो आपने सेटलमेंट कर लिया है, किराए का बिजली का बिल किसने देना है वो आपने सेटलमेंट कर लिया है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स किसने देना है वो आपने सेटलमेंट कर लिया। जो सेटलमेंट्स कर ली हैं
उनसे वायलेशन अगर होगी तो रेंट कंट्रोलर की अथॉरिटी उसमें इम्पोज हो जाएगी। आप किराएदार हैं अगर, तो आप कोशिश करें कि किराया बैंक अकाउंट में, मालिक के, लैंडलॉर्ड के बैंक अकाउंट में जमा करवाएं। और अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो कोशिश करें कि किराया बैंक अकाउंट में वसूल करें, क्योंकि इस तरह एक रिकॉर्ड सामने रहता है और बंदा एविडेंस में वो चीज़ें सारी प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा किराएदारी में दूसरी जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए, कि इसको पंजाब में पुलिस के पास किरायानामा रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक अलहदा लॉ है कि जो भी मालिक किराएदार रखता है उसको पुलिस के पास मुतल्लका थाने में उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ये इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है। मालिक ने, ओनर ने 100 रुपये का स्टाम्प लेना है, वहाँ पे उसने स्टाम्प तहरीर करवाना है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, या इस बंदे के रेफरेंस से ये बंदा मेरे पास आया है और मेरा ये मकान है जो मैं इसको दे रहा हूँ, इसको रेंट आउट कर रहा हूँ। और वो आपने जो हर ज़िले के अंदर जो ई सेंटर, ई सहूलत सेंटर जो पुलिस के बने हुए हैं, वहाँ पे आपने और लैंडलॉर्ड ने और टेनेंट ने, जो किराएदार है, उन दोनों ने चले जाना है और वहाँ पे जाके उन्होंने सिंपल वहाँ पे जाके उसको रजिस्टर्ड करवा देना है। उसको वहाँ से आपको रसीद मिल जाएगी और उसको आपने संभाल के रख लेना। अदरवाइज़ इसकी सज़ा जो है ना वो 10-10 हज़ार रुपया जो है ना, 10,000 रुपया ओनर को और 10,000 रुपया टेनेंट को, लैंडलॉर्ड को, दोनों को पड़ती है। और उसके बाद फिर जो है ना वो, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ FIR हो जाती है दोनों के ख़िलाफ़, और उसके बाद वो इनको सज़ा जो है ना वो 10,000 रुपया जमा करवाना पड़ता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है कि वो FIR रिकॉर्ड में आ जाती है और फिर वो रिकॉर्ड से निकलवाने जो है ना वो एक अजीब ही काम शुरू हो जाता है कि बंदा जो है ना वो फंस जाता है, क्योंकि बंदे ने बैरून मुल्क जाना है या कहीं और विज़िट करना है तो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी उसमें प्रॉब्लम आती है फिर। तो इसलिए ये आप बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त भी आप किरायानामा जो है ना वो आप किसी के साथ करें, या आप अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो किराएदार को साथ लेकर तो पुलिस ई सहूलत सेंटर जाएं और वहाँ पे लाजमी रजिस्टर्ड करवाएं। दूसरी रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाते तो उसका गुजारा हो सकता है, लेकिन पुलिस के पास रजिस्टर्ड करवाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप लैंडलॉर्ड हैं या टेनेंट हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी किस्म की दूसरे से, और आप समझते हैं, अगर लैंडलॉर्ड हैं तो आप समझते हैं कि टेनेंट जो है ना वो, किराएदार जो है ना वो विलफुल डिफ़ॉल्टर हो चुका है और किराया मुझे नहीं दे रहा, 1 महीना इंतज़ार किया, 2 महीने इंतज़ार किया, नहीं दे रहा। इसी तरह अगर किराएदार है वो समझता है कि मालिक ने मेरे साथ ये प्रॉमिस किया था, ये कमिटमेंट की थी कि मैं ये इधर से इस तरीके से आपको सही करके दूंगा, या मैं इसमें से ये जो मीटर है ये चेंज करवा के दूंगा, या कोई भी कमिटमेंट की थी और वो ऑनर नहीं कर रहा, तो आप रेंट कंट्रोलर के पास पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उस पिटीशन में आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके साथ, पिटीशन के साथ, आपको 2 गवाहान के एफिडेविट लगाने हैं और वो ये समरी ट्रायल होता है, उसमें जो है ना वो कोर्ट जो है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी और 2 या 3 महीने के अंदर अंदर इसको डिसाइड कर देगी। अगर ओनर है तो ओनर जो है ना वो, उसके पास 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर एक तो ये है कि आप डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं, और दूसरा ये है कि अगर ओनर को पर्सनली ज़रूरत है प्रेमिसेस की, पर्सनली रहने के लिए, ये नहीं कि वो आपसे लेके किसी और को किराए पे दे दे, पर्सनली रहने के लिए ज़रूरत है तो वो उसको जो है ना वो खाली करवा सकता है। अगर कोई शॉप है और शॉप के बाबत कोई किराएदारी चल रही है, तो फिर जो, अगर ओनर उसको खाली करवाना चाहता है, तो जो आपका बिज़नेस, आपकी जो गुडविल बनी हुई है उस जगह पे, आपने कोई 10 साल काम किया है, आपकी गुडविल बनी हुई है, तो आप उस गुडविल को बाद में क्लेम कर सकते हैं। अगर ओनर जो है किसी और को किराए पे देता है और वही बिज़नेस वहाँ पे दोबारा शुरू हो जाता है, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बनाई किराए पे लेके, 10-15 साल चलाई, आपके कस्टमर वहाँ पे आपके साथ इंटैक्ट हैं और बहुत ज़्यादा कस्टमर है, आपका एक नाम चल गया है, निकल आया, तो उसके बाद अब मालिक दुकान जो है वो आपसे दुकान खाली करवाता है और ख़ुद वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बना लेता है, तो आप उससे गुडविल क्लेम कर सकते हैं। वो आप कोर्ट में जा सकते हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितनी आप समझते हैं कि वो बनती है, वो आप उससे क्लेम कर सकते हैं और वो आपको मिलेगी, क्योंकि ये बाई लॉ आपका राइट है कि आपने जो गुडविल बनाई है वो आप क्लेम करें और आप लें। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका कई भाइयों को, कई दोस्तों को नहीं पता था, तो वो मैंने बताई हैं, तो इनको ज़हन में रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में कुछ और टॉपिक देखेंगे।
किराएदारी के बारे में, मालिक मकान के बारे में, हिबा के बारे में, तमलीग के बारे में, जितने मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स पोस्ट कर दिए हुए हैं उनमें से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आते हैं मैं रिप्लाई करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, कोशिश कीजिएगा ऑडियो मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे कर दें और मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।